अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में सियासत क्या रुख इख्तियार करेगी, शायद सुप्रीम कोर्ट के अंदर और सुप्रीम कोर्ट के साथ जो इस वक्त वफाक का एक मैच चल रहा है, उसके नतीजे में जो सूरत हाल सामने आएगी, उसी के नतीजे में पाकिस्तानी सियासत का रुख भी मुतय्यन होगा। काजी फायद ईसा की एक जजमेंट बल्ले का निशान वापस लेने वाली PTI ने उसके ऊपर बहुत एहतजाज किए। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि बल्ले के निशान के साथ पार्टी भी गई। अब सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही कह दिया कि हमने सिर्फ बल्ले का निशान लिया था, पार्टी बैन नहीं थी की। 8 रुकनी जो बेंच था उसने फैसला दिया कि मखसूस नशिस्तें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है और वो एक सियासी जमात के तौर पर उसका वजूद है, और वो सारी सब लोगों ने कह भी दिया। और वो माजी का जो फैसला था उसकी इंटरप्रिटेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गलत की, तो उसके जवाब में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले एक दफ़ा वजाहती नोट के लिए गया, अब दोबारा रिव्यू पिटीशन फाइल कर दी है। हुकूमत की जानिब से भी स्पीकर साहब इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख के कुछ और करने का कह रहे हैं। तो एक वाज़े तौर पर डिवाइड मौजूद है, और उस डिवाइड के अंदर मज़ीद इजाफा उस वक्त हुआ जब हुकूमत ने बहुत ज़्यादा वो जो ढोल वोल बजा के क्रेडिट लिया था कि हमने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर्स के नाम से एक नया एक्ट पास किया है, और फ़र्द वाहिद का जो इख्तियार था चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, वो हमने अब 3 जजेस को दे दिया। 3 जजेस की कमेटी में कौन होगा? एक चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और दूसरे 2 सीनियर मोस्ट जजेस। और जब हुकूमत को ये सौदा वारा नहीं खाया तो बिल्कुल 11th आवर पे उसी एक्ट को एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डीनेंस के ज़रिए बदल दिया, और वही काजी फायद ईसा साहब जो कभी सताइश नहीं थे करते प्रेसिडेंशियल ऑर्डीनेंस की, और वही काजी फायद ईसा साहब जो उस बेंच में बैठने के लिए तैयार नहीं थे जो बंदयाल के नीचे बना हुआ था, जब तक कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के ऊपर फैसला ना हो जाए, उन्होंने सीनियर मोस्ट जज की जगह पर एक जज को खुद से नामजद किया, और उस जज ने 63A के लिए एक बेंच तश्कील दे दिया। और मुनीब अख्तर साहब जो इस वक्त उस बेंच में शामिल होने की पोजीशन में हैं, क्योंकि उनका नाम आया है, लेकिन उन्होंने बैठने से इनकार कर दिया। जैसे माजी में काजी फायद ईसा साहब ने इनकार किया था, जस्टिस मुनीब अख्तर ने इनकार कर दिया कि नहीं, ये जब तक वो कमेटी वाला मामला तय नहीं हो जाए मैं इसके अंदर बैठ नहीं सकता, मैं इनकार नहीं कर रहा, मुझे गलत ना समझा जाए, लेकिन मैं इसका हिस्सा नहीं बन सकता। उसके ऊपर अब काजी फायद ईसा साहब ने ऑर्डर पास कर दिया कि ये रजिस्ट्रार के सामने पेश किया जाए, और कल बेंच में अगर वो शामिल नहीं होते मुनीब साहब, तो उसकी जगह पे दूसरे जज को नामजद कर दिया जाए। ये वो अदालत है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करती है, पाकिस्तान के आइन की तशरीह करती है। वो ज़िंदगी मौत से भी बड़े फैसले हैं ये इलेक्शन में। ये जब आइन पाकिस्तान की तशरीह का मामला हो ना, तो पाकिस्तान की किस्मत का ही फैसला है जो सुप्रीम कोर्ट कर रही होती है। और साथ इस वक्त पोलिटिकल सिचुएशन इतनी फ्लूइड है कि ये आइनी तरमीम पास करनी है या नहीं करनी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल क्या करना है, क्या इन आइनी तरमीम के साथ जाना है या सड़कों पर धरने और एहतजाज करने हैं। इमरान खान का एक स्टेटमेंट जारी किया अभी से थोड़ी देर पहले PTI वालों ने, और उसमें बाकी शहरों के साथ साथ 4 अक्टूबर को D चौक में भी एहतजाज की कॉल है। तो मुझे लगता यह है कि ये अक्टूबर का महीना जो है सियासी एतबार से, अदालती एतबार से और पाकिस्तान के दाखिली इस्तेहकाम के एतबार से बहुत ही अहमियत का हामिल होने जा रहा है। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका है उनसे इसके ऊपर सवाल। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मेहमान शख्सियत हैं बिलाल अज़हर कियानी साहब PMLN से, ज़ैन कुरैशी साहब PTI से मुल्तान से मैं ज्वाइन कर रहे हैं, और मुर्तज़ा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ होंगे। सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। बिलाल साहब, पहले तो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही बात कर लें। सुप्रीम कोर्ट वाला मामला इतना टेढ़ा है, मुझे खौफ आता है कि क्या बनेगा पाकिस्तान का। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नदीम साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का। देखिए सुप्रीम कोर्ट की चलें काफ़ी डेवलपमेंट्स रिसेंटली होती रही हैं, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर ऑर्डिनेंस का भी आपने जिक्र किया, मगर आज की जो डेवलपमेंट हुई है 63A के बेंच के हवाले से, ये 63A एक ऐसी शिक है आइन की जिसमें वायलेशन भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है और उसकी पेनल्टी भी बड़ी क्लियरली डिफाइंड है, और इसमें कोई अभाम नहीं था। मगर इसके बावजूद जो 63A की जजमेंट आई थी, जिसके नतीजे में हमजा शहबाज साहब को चीफ मिनिस्टरशिप से महरूम किया गया था, वो मेरे नज़दीक उसकी कोई गुंजाइश नहीं थी। और ये जो हम अक्सर बात करते हैं कि एक फ़र्क होता है आइन की इंटरप्रिटेशन और री राइटिंग में। देखिए, मैं 63A के फैसले को सही नहीं समझता जो माजी का किया गया फैसला है, लेकिन ये जिस तरीके से बेंच कॉन्स्टिट्यूट किया गया मैं इसको भी सही नहीं समझता। देखिए, आप लोगों ने बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के अंदर मुदाखलत करके वो जो एक कमेटी बनाई थी, जो आपने सही क्रेडिट लिया था कि हम ट्रांसपेरेंसी ले आए, बेंच फिक्सिंग नहीं होगी। कितनी दफ़ा मरियम बेंच फिक्सिंग का इल्ज़ाम लगाती थी, अब आपने कहा बेंच फिक्सिंग नहीं होगी, आपने खुद उसके लिए अपॉर्चुनिटी। देखिए नदीम साहब, उसमें आप बेंच के हवाले से अगर आज नंबर 1 प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है
एक तो मुझे इस चीज़ की खुशी है कि वो लोग जो 2 साल पहले इसकी मुखालफत कर रहे थे आज ये मान गए कि इस तरह ही होना चाहिए। आपको याद होगा उस टाइम पे लेकिन जब वो मानिए तो आप पीछे हट गए। नहीं जी, हम आज भी देखिए तब भी 3 जजेस के पास इख्तियार था, जो मुदाखलत किया दुरुस्त नहीं, आज भी उस वक्त भी 3 जजेस के पास इख्तियार था, आज भी है, मगर एक यकीनन फ्लेक्सिबिलिटी एक दी गई है चीफ जस्टिस जज की, और वो उससे ये है, और उसमें मुनीब अख्तर साहब को ना लगाने की वजूहात भी चीफ जस्टिस ने खैर बयान की। वो कोर्ट का बहरहाल एक अंदरूनी मामला है, मगर अगर आज 63A के बेंच की बात करें तो ये तो बुनियादी तौर पर बहुत खौफनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह, जो अगर आप अपने इस पैकेज के अंदर कामयाब नहीं होते तो उन्होंने 26 अक्टूबर को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनना है। पहले उन्होंने उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया, फिर जस्टिस, फिर अब उन्होंने खत लिख दिया। तो आप लोगों के लिए मेरे लिए जी माजरत के साथ सुप्रीम कोर्ट जजेस शुड नॉट बी पिकिंग एंड चूजिंग लॉज दैट दे लाइक एंड डोंट लाइक, and they choose to apply and don't apply. You amended this act through an ordinance. In either, and it will be laid as a bill when the assembly comes into session. मगर ये आइन इसके लिए प्रोवाइड करता है, तो माजरत के साथ किसी जज को ये इख्तियार नहीं है कि वो कहे कि ये कानून तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, इसलिए मैं इस पे नहीं बैठूंगा। अब आज के बेंच की बात कर लेते हैं। 63 प्रोसीजर की स्पिरिट थी, वैसे वो आपने मिट्टी में डुबो। नहीं जी, हरगिज भी नहीं। देखिए चीफ जस्टिस आज भी था, अगर हमने डिबोनी होती तो हम फर्द वाहिद को वापस ताकत दे देते, हम रोल बैक कर देते, और आज वो सब लोग जो हम पे तनकीद कर रहे हैं वो उस टाइम पे उसकी वकालत कर रहे थे। 3 रुकनी कमेटी के अंदर अगर चीफ जस्टिस अपनी पसंद से एक जज को लगाएंगे तो उनको एक डोमिनेंस खुद ही हासिल हो जाती है। प्रूफ इज इन द पुडिंग। अगर आपको नजर आए कि उस तरह के बेंचेस बार बार बन रहे हैं अहम इश्यूज के ऊपर, जिस तरह उस टाइम पे बन रहे थे 3 लोग 5 लोग, वही हर अहम इशू के ऊपर 3 लोग 5 लोग थे, तो तब तो आप फिर भी ये बात बजा होगी। अब आज का बेंच देख लीजिए, जो आज का बेंच बना था 5 रुकनी बेंच था, जिसमें से 3 वो जजेस थे जो ओरिजिनल जजमेंट के जो ओरिजिनल बेंच था, और मामले के अंदर एड हॉक जज को शामिल किया गया। ये बात समझने से नहीं, बहरहाल वो तो दो और जजेस आने थे जो नहीं थे उस पे, मगर बहरहाल बात यह है कि आज जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने भी एक मेरे नज़दीक तो बड़ी, मैं इतना शायद नहीं समझता सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स को, उन्होंने कहा कि जी मैं आज बैठूंगा भी नहीं, मगर मैं रिक्यूज भी नहीं कर रहा। तो एक फैसला होना चाहिए, या तो आप कहें कि मैं एट द सेम टाइम जो प्रैक्टिस ज़ैन कुरैशी को भी शामिल कर लें। ज़ैन कुरैशी, ये क्या बहुत संगीन मामला है या जस्ट हमें नज़रअंदाज कर देना चाहिए, हमें हेडलाइन नहीं इसको कंसीडर करना चाहिए, छोड़ दें, जज खुद से 16-17 जज हैं, बैठेंगे, मामला तय कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब थैंक यू। आई एम सॉरी मैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा नहीं कैच कर सका ड्यू टू टेक्निकल रीजंस, बट ऑब्वियसली आप सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं सर। यकीनन बड़ा संगीन मामला है, बहुत संगीन मामला है, क्योंकि इसके नताइज बड़े संगीन होने हैं। और जो 26वीं आइनवी तरमीम ये हुकूमत लाना चाह रही है, जिसके लिए ऑब्वियसली 63A का सारा जो है ना इशू क्रिएट हुआ हुआ है, वो पूरे आइन का चौथा हिस्सा चेंज करना चाह रहे हैं, आइन की बुनियाद चेंज करना चाह रहे हैं। तो इसके ऊपर बिल्कुल बात होनी चाहिए। बिलाल कियानी साहब ने जो अच्छी बात की इसमें वो ये है कि ऑब्वियसली ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरनल मैटर्स हैं और बहुत सारे सब्जुडिस मैटर्स हैं, तो आप और मैं इसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकते। लेकिन जिस अंदाज में ख़तो किताबत हो रही है, और ऐसा लगता है, अगर मैं जसारत करूं कहने की, कि प्लेइंग टू द गैलरीज हो रहा है, उससे कहीं बेहतर होता कि ऑनरेबल जज साहबान बंद कमरे में बैठ के ये फैसले करते। ये वो चीज़ें हैं जो अवाम में आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये वो चीज़ें ज़रूर हैं जिनका फिल फॉल हल निकलना चाहिए। और जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब ने अपने ख़त में कहा है कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर फुल कोर्ट के आगे आए, उसके ऊपर फैसला हो, और उसके बाद फिर कुछ 63A की बात हो सकती है। मुर्तज़ा आपसे भी इसके ऊपर राय चाहूँगा। नदीम साहब, मैं इस बात से 100% इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि ये बड़ा संगीन मामला है, और इस तरीके से किसी को भी एक्ट करना, जिस तरीके से ख़तो किताबत की जा रही है स्पेशली जुडिशरी के हवाले से, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। किसी भी मुल्क में अगर आप देखेंगे तो जुडिशरी के जो मामलात होते हैं वो लाइव टेलीविज़न पे, टॉक शोज़ पे डिस्कस नहीं किए जा रहे होते, और ना उन जजेस की कॉन्डक्ट को डिस्कस किया जा रहा होता है, वो आपस में उन चीज़ों को कर लेते हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि एक जज जो है उसको मुआशरे में एक मुख्तलिफ अहमियत हासिल है, क्योंकि वो मुनसिफ है, उसको इंसाफ करना है। अगर वो इन कंट्रोवर्सीज़ में आ जाए, अगर वो ये जो पोलिटिसाइजेशन हर चीज़ की हो रही है उसमें आ जाए, तो कहीं पर एक सियासी जमात कहेगी कि जी हम फ़लाँ जज के साथ हैं, दूसरी सियासी जमात कहेगी हम फ़लाँ जज के साथ हैं। मैं समझता हूँ बहैसियत सियासी कारकुन के, बहैसियत कानून के तालिब इल्म के, हम सबको अदल के इदारे के साथ होना चाहिए। मेरा ये मानना है बहैसियत कानून के तालिब इल्म के कि when the words of the statute are clear, they should be given their plain simple meaning।
ये जब कोई बच्चा कानून पढ़ना शुरू करता है उसको फर्स्ट ईयर लॉ में रूल्स ऑफ स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन पढ़ाए जाते हैं कि जहाँ पर कानून के अल्फाज बिल्कुल वाजे हैं, बिल्कुल क्लियर हैं, आपको उसकी सिंपल मीनिंग कंस्ट्रू करनी चाहिए। और मैं समझता हूँ आर्टिकल 63A में तशरीह के नाम पर उन्होंने स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन के उसूलों को बहुत आगे निकल कर इंटरप्रेट किया एंड दे इफेक्टिवली रीरोट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, जिसका इख्तियार ना किसी जज साहब को है, जिसका इख्तियार ना वज़ीर आज़म पाकिस्तान को है, ना सदर मुमलिकत को है। इसका इख्तियार आर्टिकल 238 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के तहत 2/3 अक्सरियत है के ऊपर तो उस फैसले को डिफेंड करेगा कोई नहीं। मैं खुद नहीं उसको डिफेंड करता, मैं तो कहता हूँ गलत फैसला। मैं तो बेंच की तस्वीर के अमल में थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस जो आपने तब्दीली की, मुझे तो उसके ऊपर इतराज है कि आपने गलत काम किया, आपको नहीं करना चाहिए था। एक रेक्टिफिकेशन होती है कि आप अदालती प्रोसेस के जरिए, रिव्यू के जरिए कराएं या आप तरमीम के जरिए उसको कराएं। अब आ जाएं आप ऑर्डिनेंस के ऊपर। नदीम साहब, हमें ये वाजे करने की ज़रूरत है कि इस मुल्क के अंदर कानून का निज़ाम चलेगा, आइन का निज़ाम चलेगा या अपने लाइक्स एंड डिसलाइक्स के ऊपर फैसला होगा। अगर आइन पाकिस्तान आर्टिकल 89 में ये कहता है कि ऑर्डिनेंस इशू करने का इख्तियार रियासत को है और उस ऑर्डिनेंस को आप 120 दिन के लिए लागू कर सकते हैं और जब पार्लियामान का इजलास होगा तो आप उसको रेटिफाई करा सकते हैं। जब तक वो 120 दिन का पीरियड है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर है, वो कानून है। जब वो कानून है नदीम साहब, तो जब तक वो कानून सस्पेंड नहीं होता, जब तक वो कानून रिजेक्ट नहीं होता पार्लियामान के ज़रिए, वो कानून है। और अगर आप किसी शख्स को ये इख्तियार दे देंगे, चाहे वो कोई जज साहब हो, चाहे कोई मीडिया एंकर हो, कोई सियासतदान हो, कोई वकील हो, अगर आप उसको ये इख्तियार दे देंगे कि जाओ भाई तुम ऑर्डिनेंस से इत्तफाक नहीं करते, उसके प्रोसीजर से इत्तफाक नहीं करते, तुम इसको ना मानो, तो मैं समझता हूँ फिर रियासत का ढांचा नहीं चल सकता। आप लोगों की बाज़ मामलात के अंदर मेलाफाइडी नज़र आती है। आप बुरा ना मानिएगा, आप सारे मेरे काबिल एहतराम हैं, लेकिन आपने जजेस की तकर्रर के हवाले से ये जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल से आपने एक टैक्ट पास किया और रिटायर्ड जजों का फैसला किया कि नहीं लगाएंगे। फिर आपका केस फंस गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजों के आगे, आपने कहा कि नहीं हम लॉ अमेंड करते हैं, अब रिटायर्ड जज भी लगाए जा सकते हैं। फिर आपका मामला आ गया प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर, बंदियाल साहब के साथ फंसा हुआ था, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर लाए, हमने कहा वेरी वेल डन। फिर आपका मामला फंस गया काजी फायदी साहब और जस्टिस मंसूर के साथ, तो आपने ऑर्डिनेंस के जरिए उसको तब्दील कर दिया। तो देयर इज समथिंग रॉन्ग अबाउट इट। दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं हो सकती, या आप पहले गलत है या अब आप गलत है। अच्छा नदीम साहब, एक चीज़ देखें, बड़ी बदकिस्मत सिचुएशन है कि आप हुकूमत या पार्लियामान के लिए तो कह देते हैं कि ये बदनीयती पर मबनी है, हालांकि अदालती उसूल ये कहते हैं दुनिया भर के अंदर मैलिफिडे कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू द लेजिस्लेचर। आप मुझे बताइए नदीम साहब, क्या ये पॉसिबल है कि मुल्क का इलेक्टेड वज़ीर आज़म, मुल्क का इलेक्टेड सदर, स्पीकर वो काम नहीं कर सकता जो कि एक जज साहब कर लें? तो फिर प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को आप चेंज कर दें। प्रियम्बल में जो लिखा था भुट्टो साहब ने जब आइन बनाया था, हफीज पीरजादा साहब थे, मैं तो जब बंदियाल साहब ने फैसला किया था उसमें मैंने कहा था कि इट अमाउंट्स टू रीराइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मीडिया वाले पार्लियामान की बेहुरमती कर दें, वजीर आजम के बारे में कुछ भी कह दें, इलेक्टेड वजीर आजम के बारे में कुछ कह दें, वज़रा के बारे में कह दें, जज साहब के बारे में नहीं कहना। यू आर इलेक्टेड प्लीज, यू नो, यू आर डिग्निटी ऑफ मैन इज एन इनवायलेबल राइट। वो पोजीशन नहीं है। नो सर, no sir. Okay, the judges are not accountable. You are responsible. Judges are not accountable. They are accountable. They are accountable. Wait. They are not elected representatives. उनकी accountability का process different है। Sir, my concepts and your concepts are different. In Nadeem Saab, my concepts and your concepts then are different. In my view, everyone should be accountable. Whether it is the Prime Minister of Pakistan or whether it's an honorable judge, whether it's a minister or a judge of the High Court. देखें, काजी फायजी साहब के फैसलों से इख्तलाफ के बावजूद काजी फायजी साहब के साथ वो जो एक बेकरी वाला इंसिडेंट हुआ, मैं उसकी मजम्मत करता हूँ। हालांकि उनका वो फैसला जो बल्ले वाला है, मेरे ख्याल में वो गलत फैसला था, लेकिन इसके बावजूद मैं इस फैसले को कहता हूँ, ये इस एक्ट को कहता हूँ कि गलत काम किया गया उनके साथ। वो एक जज है, वो पब्लिक स्पीचेस नहीं कर रहा, लोगों को रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, सवाल जवाब नहीं कर रहा, सियासत में उसका काम नहीं है। उसकी अकाउंटेबिलिटी आपके पास है, पार्लियामान के पास, आप करिए। मैं सियासी लोगों की तरफ दोबारा फिर आ जाता हूं। बिलाल साहब, दिस इज द प्रॉब्लम। नहीं आप नदीम साहब एक मिनट पावरफुल हैं, लेट मी कंप्लीट। फुल एम्पावर करता है आपको कॉन्स्टिट्यूशन। नदीम साहब कहां करता है एम्पावर कॉन्स्टिट्यूशन, बताइए जरा। आप वेयर डज द कॉन्स्टिट्यूशन से दैट? नजर आई है
जिसमें नजर आई, आप सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में रेफरेंस फाइल करिए, आपके पास तरीकाकार है, आपको कानून अमेंड करना है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना है, वो भी कर सकते हैं, वही जज करेंगे। 17 जजेस सारी होगी, ये तो नहीं ना होता सर। बिलाल साहब की तरफ आते हैं। बिलाल साहब, ये मामला एक चीज़ से जुड़ा हुआ है जो है आपका आईनी पैकेज। 63A का फैसला भी उधर ही लेके जाता है। शायद इतनी बड़ी सियासी फिजा के अंदर जो चपकलश है उसकी बुनियाद भी वो 63A वाला फैसले की गलत इंटरप्रिटेशन की गई। मैं उस पर कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहा, लेकिन अभी आपको PTI के बंदे तोड़ने हैं। आपके पास ना कौमी असम्बली के अंदर 2 तिहाई है, ना आपके पास सेनेट के अंदर 2 तिहाई अक्सरियत है। आपको बंदे तोड़ने हैं, आपको फ्लोर क्रॉस करवाना है, और उसके लिए आपको 63A की वो डेफिनेशन चाहिए जहाँ उनका वोट काबिल कबूल हो जाए। नहीं नदीम साहब, बात ये 63A की तो बात जहाँ तक है जी, देखिए ये तो एक रॉन्ग है जो कि करेक्ट होने में अब बहुत ताख़ीर हो गई है। मतलब कि ये एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है जहाँ पे आइन की शिक बड़ी वाज़े है। उस शिक के फ्रेमर्स बड़े क्लियर थे कि क्या वायलेशन है, किस तरह उसको फ्रेम करना और उसकी पेनल्टी क्या लगनी है, और सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट ने उसमें पेनल्टी ऐड कर दी। लिटरली एक इट्स लाइक एडिंग अ सब सेक्शन टू दैट आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ उसकी दुरुस्तगी है। देखिए जहाँ तक बात है आइनी तरमीम की, उसके ऊपर पार्टीज़ की एफर्ट्स जारी हैं। पीपल्स पार्टी भी उसमें इन्वॉल्व है, PMLN है, दीगर जमातें हैं, और बाय डेफिनेशन आइनी तरमीम एक ऐसी चीज़ है जो होती ही ब्रॉड कंसेंसस है। जब 2 तिहाई अक्सरियत आपके पास दोनों हाउसेस में, कंसेंसस और लोटाक्रेसी में फ़र्क होता है। देखिए बात ये नदीम साहब, ये तो फिर अब आप ये बात वहीं पे आ जाती है थोड़ी सी जो भी आपकी हो रही थी कि जब पार्लियामेंटेरियन कोई फैसला करे तो मेलाफाइडी और लोटाक्रेसी, और कोई और करे तो फिर वो तो जी देखिए ये तो उनका इख्तियार है पार्लियामेंटेरियंस को। अब आप बिल्कुल ही इस तरह अगर कर देंगे तो देखिए बात एक सियासी जमात जो खुलेआम मुखालफत कर रही है तरमीम की, जब उसके बंदे तोड़ के छुपा के आप बिठा के पंजाब हाउस में वोट डलवाएंगे तो फिर उसको मैं लोटाक्रेसी नहीं कहूंगा तो और क्या कहूंगा। उस जमात के आप जहाँ पे 5 बंदे बैठाएंगे, 5 बंदे एक मौजू पे मुख्तलिफ बयान देंगे, लेकिन पार्टी लाइन क्या होगी ये मैटर करेगा। देखिए वो करता है, मगर आइन की जो शिक है वो बड़ी क्लियर है ना जी। अगर एक मेंबर ये समझता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का एक मामला या जजेस की तैनाती के प्रोसेस के अंदर पार्लियामेंटेरियंस की सही होनी चाहिए, अगर वो समझता है कि ये रिफॉर्म ज़रूरी है, और अगर वो समझता है कि उसके हक़ में वो वोट डालना चाहता है और उसके नतीजे में वो अपनी पार्टी की सीट लूज़ करने को तैयार है, तो ये उसका फैसला है। इतना इख्तियार तो आइन उसको देता है। तो देखिए ये चीज़ें जिसमें हमारे निज़ाम की दुरुस्तगी हो, और अगर आपकी कन्विक्शन हो, और अगर आप कन्विंस हो जाएं इस डायलॉग से, तो ये इख्तियार तो उस पार्लियामेंटेरियन के पास, चाहे कौमी असम्बली का मेंबर है, सेनेटर है, उसके पास है और होना चाहिए। जो इख्तियार अभी 63A की अनफेयर जजमेंट ने छीना हुआ है पार्लियामेंट। ज़ैन कुरैशी, क्या आपकी पार्टी के लोगों के अंदर ये राय मौजूद है फ्री विल से कि उनको इस आइनी पैकेज में या आइनी वफाकी अदालत जो बनाने का तस्वर है उसके लिए वोट डालना चाहिए? तो अगर उनको इख्तियार है तो फिर उनको डालना चाहिए। फिर मैं कौन होता हूँ उसको क्वेश्चन करने वाला? ये तो उनका राइट। मलिक साहब, मैं आपके सवाल के जवाब पे आता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे 1 मिनट दें, जो मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की है मैं उस पर 2 सेकंड जल्दी से बात करना चाहूँगा। सर देखिए, आइन में बिल्कुल लिखा है कि ऑर्डिनेंस लाया जा सकता है। ऑर्डिनेंस 120 दिन के लिए इन प्ले होता है, फिर उसको आपको ऐवान में लेके जाना होता है, रेटिफाई कराना होता है। ये सारी बातें हैं। हम आपके इस इख्तियार से ना इनकारी हैं, ना हम इसको गलत कह रहे हैं, लेकिन मेलाफाइडी वहाँ पे आती है कि पार्लियामेंट तो सर सेशन में था। आपको याद होगा इतवार वाले दिन रात 12 बजे तक बिलाल कियानी साहब और मैं जो है हाथ पे हाथ रख के बैठे थे कौमी असम्बली के अंदर कि पता चले क्या होना है। तो अगर तरमीम लानी थी तो आप तब ऐवान में ला सकते थे। आपने बर्खास्त किया सेशन को ताकि आप ऑर्डिनेंस ला सकें। अब बिलाल कियानी साहब अक्सर कहते हैं कि जी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के ऊपर मुझे ताजुब होता है कि ये लोग जो जिन्होंने इसको तब अपोज किया था आप इसके हक में बात कर रहे हैं। उसकी वजह यह है सर कि आपने खुद बड़ी तगोदो करके, बड़ी मेहनत करके प्रैक्टिस प्रोसीजर लेके आए। आपने कहा कि एक जज के हाथ से ताकत निकाल के उसको डिवॉल्व करना चाहिए। आज आप फिर उसकी तरमीम करके वापस उसी एक जज को जो है वो इख्तियार देना चाह रहे हैं, ये कह के कि जी तीसरा जज वो अपनी मर्जी का चुन ले तो 2-1 फैसला आ जाएगा। आप कहते थे कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री बन गई है, लेकिन हम वो ऑर्डिनेंस की फैक्ट्री तो बहुत ही छोटी रह गई। आप तो पूरे आइन की धजियां बिखेरे एक ऑर्डिनेंस के जरिए, तो ये कहां का इंसाफ है? ऐसे नहीं हो सकता। बाकी अगर आप बात करते हैं 63A की, और अगर आपको 63A पे किए हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले से आप इनकारी हैं या आप उससे इख्तलाफ करते हैं, तो रिव्यू आपके पास मौजूद है। जो बार बार नदीम मलिक साहब बात कर रही हैं, प्रोसीजर आपके पास मौजूद है। आपको रिव्यू में जाना चाहिए था, आपको पूरा आइन को रीराइट नहीं करना चाहिए था। रिव्यू में है ना जी, रिव्यू का ही तो केस लगा हुआ है। ज़हन रिव्यू ही तो लगा हुआ है, रिव्यू के जज जो कॉन्स्टिट्यूट बेंच कॉन्स्टिट्यूट। अच्छा मैं आप ही से शुरू करता हूँ ज़हन, लेकिन पहले ब्रेक ले लेने। ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक से वापस दीजिएगा, हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक। ये जो पोलराइजेशन की फ़िज़ा है, इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले स्ट्रीट पावर की तरफ जा रहे हैं, सड़क को गरमा रहे हैं। इमरान खान ने जो बयान दिया है उसके मुताबिक 2 अक्टूबर को अदलिया की आज़ादी और जमहूरियत के लिए मियाँ वाली, फैसलाबाद और बहावलपुर में एहतजाज होगा। 5 अक्टूबर को लाहौर मीनार पाकिस्तान पर एहतजाज करेंगे, जबकि इस्लामाबाद के लिए अली अमीन गंडापुर को 4 अक्टूबर बरोज़ जुमा डी चौक में एहतजाज की कॉल देने का पैगाम है। ये इमरान खान का एक बयान है जो तहरीक इंसाफ ने लेटर पैड के ऊपर अपने जारी किया है। अली अमीन गंडापुर ने भी एक स्टेटमेंट दिया है, मैं आपको सुनवाना चाहूँगा, क्योंकि सियासत में 2 तरह के बयान आते हैं। एक है जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, वो बयान दें या प्रेसिडेंट बयान दें, उनको एक ऑफिस का डिकोरम है जिसको मद्देनज़र रखना। चीफ़ मिनिस्टर्स बयान दें तो वो सूबों के चीफ़ मिनिस्टर्स हैं, चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं, तो उनको भी उस ऑफिस के तकद्दुस का ख्याल रखते हुए बयान देना है। वो तसादुम वाली इंटर प्रोविंशियल या वफाक के साथ वो बयान नहीं दे सकते, ये उनकी गुंजाइश ही नहीं है। सियासी वर्कर हो, वो खड़ा और तकरीर करे कि हम प्राइम मिनिस्टर छोड़ेंगे नहीं, हुकूमत गिरा देंगे, वो एक और मिजाज है, वो बोल सकते हैं। लेकिन जब आप ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ ए प्रोविंस, और आपका बयान ये हो, सुनिएगा तो फिर इसकी गुंजाइश नहीं है। दिखाइए। पाकिस्तान के तमाम इदारों से मुखातिब हूँ, मैं बाकायदा तौर पे आज इनकलाब का ऐलान कर रहा हूँ, क्योंकि इनकलाब के अलावा इस वक्त हमारे पास कोई और हल नहीं है। अब बस हो गई है। कोई गोली चलाएगा तो गोली खाएगा। तुम एक गोली चलाओगे, हम 10 चलाएंगे। तुम एक टीयर गैस मारोगे, हम 10 मारेंगे। तुम एक लाठी मारोगे, हम 10 मारेंगे। इस्लाह की आखिरी वार्निंग है। मैं ऐलान कर रहा हूँ यहाँ पर पाकिस्तान के तमाम इदारों को कि अगर आप अपनी कौम की आवाज नहीं सुन सकते, अपनी कौम की राय की इज्जत नहीं कर सकते, तो साइड पे हो जाए। अवाम को फैसले अवाम में करने दें, सियासी फैसले सियासी पकड़ों करने दें, बीच में ना आए। अब ज़ैन कुरैशी, इस बयान की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है सियासत के अंदर, तो मैं कहता हूँ इसमें गुंजाइश होनी चाहिए भी नहीं है। लेकिन अभी मौजूदा फ़िज़ा जिसमें आग लगी हुई है, उसके अंदर कहा जाए कि मुझे एक गोली मारोगे तो मैं 10 गोलियाँ मारूंगा, और चीफ मिनिस्टर कह रहा हो ये बयान, और चैलेंज किसको कर रहा है? वफाक को। तो फिर क्या होगा? आपको पता है इसका नतीजा क्या होगा? या कोई गवर्नर राज लगाएगा, या कोई पकड़ के जेल में डालेगा, या कुछ और करेगा। तो ये चीज़ें डूएबल हैं। आप क्या समझते हैं? मानी साहब, आपने ब्रेक के बाद मेरे पास आना था, मेरी बात खत्म नहीं हुई थी, मैं जल्दी से पहले उसको खत्म कर देता हूं। ज़ैन, आप ही से पूछ रहा हूं। हाँ, मैं पहले अपनी बात जो पिछली तो बात कर लूँ, जो पिछली पूरी नहीं हुई। बिलाल कियानी साहब अभी फरमा रहे थे कि आईनी तरमीम जो है, दोबारा उस पे आ जाऊंगा, पहले इसका जवाब दे दे, कॉन्टेक्स्ट टूट जाएगा सारा। नहीं सर, वो पिछली करूंगा तो अगली पे आऊंगा ना, इस पे भी आता हूँ, कहीं नहीं जा रहे। मैं दोबारा उस पे आ जाऊंगा, इसका जवाब दे दे। इसका जवाब मैं आपको देता हूं सर, बिल्कुल देता हूं जवाब। जो ये बात कर रहे हैं ब्रॉड कंसेंसस की, सर ये टॉक शोज में बैठ के ब्रॉड कंसेंसस नहीं हो सकता, या इनके कहने से नहीं हो सकता। हुकूमत के कॉल और फेल में फ़र्क है। ये बताएं कि 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कौन सा ब्रॉड कंसेंसस क्रिएट करने की कोशिश की है। जो ये एलिजेड मुसवदा है, ये आज तक इन्होंने ना 16 मेंबर कमेटी को दिखाया, ना कौमी असम्बली को दिखाया, ना स्टेक होल्डर्स को दिखाया, तो ये कौन सा कंसेंसस क्रिएट कर रहे हैं इसके अंदर। इसी तरीके से सर जो पीपल्स पार्टी का जिसमें रोल रहा है, मैं चाहूंगा आप जरूर मुर्तज़ा वहाब साहब से पूछें कि पीपल्स पार्टी का फेदर इन देयर कैप 73 का आइन है या 18वीं तरमीम है। और इन दोनों चीज़ों की खूबसूरती ये है कि ये कंसेंसस डॉक्यूमेंट्स हैं। ये खुद बड़े फ़ख्र से कहते हैं कि 18वीं तरमीम के ऊपर हमने 10 माह लगाकर कंसेंसस क्रिएट किया, 350 घंटे की हमने डिबेट्स की इसके ऊपर। लेकिन आपने देखा कि इस 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर कोई कंसेंसस बिल्ड ना हो रहा है, ना कोई कोशिश कर रहा है। इसको चोर दरवाजे से लाने की कोशिश की जा रही है, इसको रात के अंधेरे में इतवार के दिन लाने की कोशिश की जा रही है, और हमारे मेंबर्स को ज्यादा हो गया इसकी वजाहत। आप मुझे बताएं कि तुम एक गोली मारोगे, मैं 10 गोलियां मारूंगा, इसकी गुंजाइश मौजूद है? मैं उस पर मलिक साहब हौसला तो करें सर, मैं आ रहा हूं, मैंने आपको वादा किया आप उसका जवाब दूंगा। पहले बात तो सर इतना लंबा टाइम नहीं है, आपकी बात होगी, आप मुझे बताएं, नहीं तो फिर मैं आगे जाऊंगा। आप बताएं कि तुम एक गोली मारो, मैं 10 गोली मारूंगा, इसकी गुंजाइश है? मैं बता रहा हूं ना सर। बिलाल सर इनको बाद में रिस्पॉन्ड कर लीजिएगा, मेरे क्वेश्चन पे आए आप। तैयार है क्या चीफ मिनिस्टर ऑफ ए प्रोविंस इसका कह सकते हैं, ललकार सकते हैं? सर यू आर नॉट आंसरिंग माय क्वेश्चन। Sir, you are not answering my question. You are wasting my time. देखिए, I'll answer your question. I'll answer your question. जब एक पुरअमन तरीके से एक सूबे का एक चीफ एग्जीक्यूटिव एक और सूबे में आ रहा है और आके अपना सियासी और आईनी राइट एक्सरसाइज कर रहा है, आप कंटेनर लगा रहे हैं, आप रास्ता बंद कर रहे हैं, जुल्म फसाइयत आप कर रहे हैं, टेयर गैस का इस्तेमाल आपने किया, रबर बुलेट्स का इस्तेमाल आपने किया, लोगों को ज़दोकोब आपने किया, तो ये किस ज़िम्मे में आएगा? आपने हमेशा अली अमीन गंडापुर को अक्यूज किया है कि अली अमीन
गंडापुर जो है गलत बयान देता है, अली अमीन गंडापुर जो है गुंडागर्दी करता है, लेकिन पिंडी के अंदर अली अमीन गंडापुर ने बुर्दबारी का सबूत दिया, अली अमीन गंडापुर ने रिस्पॉन्सिबिलिटी का सबूत दिया। अली अमीन गंडापुर ने जब उसको लगा कि आगे जो है खून रेजी होगी या नुकसान होगा, आप हमें खुद फोर्स कर रहे हैं तसादुम करा के, स्टेट मशीनरी का इस्तेमाल करके। जस्टिफाई कर रहे हैं अली अमीन के बयान। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं सर, मैं आपको ये कह रहा हूं कि हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना हमारा हक है, जलसा करना हमारा हक है, राय रखना हमारा हक है। अगर आप उसको सलब करने की कोशिश करेंगे, अगर आप टेयर गैस और बुलेट्स का इस्तेमाल करके हमें रोकने की कोशिश करेंगे, मुराद अली शाह उनको अगर कंटेनर वगैरह लगा दिया जाए कि आप इस्लामाबाद में एहतजाज ना करें, तो उनको वफाक को ललकार के चैन कहना चाहिए कि आप मुझे एक गोली मारोगे, मैं 10 गोलियां मारूंगा, मैं अपनी मशीनरी साथ लेकर आऊंगा, मैं आपको पकड़ लूंगा, छोड़ूंगा नहीं सर। मलिक साहब सियासी बयान उन्होंने किसी को कुछ किया तो नहीं है ना। आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ प्रिंस इज नॉट जस्ट अ वर्कर जो ये बयान दे रहा है सर। सर मुर्तज़ा वहाब साहब, बयानबाजी तो होती है, बयानबाजी तो सर एक सेकंड, बयानबाजी तो ये भी होती है हम पेट करके लूटी में लेके आएंगे सर। टाइम मुर्तज़ा वहाब साहब उनकी गोद में जाकर बैठ गए, तो सियासी रिटोरिक अपनी जगह पे, एक्शन दो चीजें। अली अमीन गंडापुर के पिंडी के अंदर जो एक्शंस थे वो रिस्पॉन्सिबल थे, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के थे। और जब उन्होंने देखा कि हो रहा है और स्टेट आमने सामने आ रही है, तो सर मैं तैयार हूं अगर वो खामोश हो जाएं और वो घर गए। मुर्तज़ा साहब प्लीज। सर मेरे हिसाब से वो बुर्दबारी तो नहीं है, बमबारी है। और मेरे ख्याल में लेवल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एक आम शहरी और कोई जो आइनी ओहदे पर फाइज हो, उसमें एक डिफरेंस होता है। अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव इस तरह की बयानबाजी करेगा, इस तरह की बात करेगा, मैं समझता हूँ गैर मुनासिब चीज़ है और वो नहीं होनी चाहिए। एंड वी मस्ट एक्सेप्ट, अगर कोई गलती इंसान करता है उसको एक्सेप्ट करें और आगे बढ़ें। बाकी जो कंसेंसस बिल्डिंग की बात है ना, इसी तरह के एलिमेंट्स हैं जो कभी कंसेंसस बिल्डिंग को होने नहीं देंगे। मैं ज़ैन की इस बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने हमेशा ये कहा है कि हम कंसेंसस बिल्डिंग में बिलीव करते हैं, जो डिफरेंसेस हैं उनको ब्रिज करने में बिलीव करते हैं। और यकीन जाने आज भी पीपल्स पार्टी ये कोशिश कर रही है कि वो डिफरेंसेस को ब्रिज किया जाए। हम तमाम सियासी जमातों के ज़रिए बैठकर जितना ज़्यादा कंसेंसस बिल्ड कर सकेंगे उतना कंट्रोवर्सी से निकल पाएंगे। लेकिन जो कॉन्डक्ट और एटीट्यूड अगर इस तरह का होगा तो नदीम साहब फिर मैं समझता हूँ कंसेंसस बिल्डिंग करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। मुर्तज़ा साहब, लेकिन आप मोहतरमा की सियासत आपके लिए गाइडिंग प्रिंसिपल होना चाहिए। मोहतरमा ने ज़िंदगी में बहुत सारे लॉन्ग मार्चेस किए, तो मोहतरमा को अगर कंटेनर लगाकर उनके रास्ते बंद कर दिए जाएं और उन पर 780 के 6 FIR काट दी जाएं, तो फिर आपका रद्दअमल क्या होगा? मैं अली अमीन के बयान को जस्टिफाई नहीं करूंगा, मैं इस तरह की सियासत को नापसंद करता हूँ, लेकिन सियासत में एहतजाज जिसमें तोड़ फोड़ ना हो, उसकी गुंजाइश तो ऑलवेज होती है। आप उसका रास्ता रोक रहे हैं। नदीम साहब, आपने बड़ा अच्छा सवाल पूछा है। आपने कहा कोई रोक रहा है कंटेनर लगा के। बेनज़ीर साहिबा के वालिद साहब को शहीद कर दिया गया, उन्होंने रियासत के ख़िलाफ़ बात नहीं की। उन्होंने कहीं ये नहीं कहा कि जलाओ घेराव कर दो, चीज़ों को तोड़ दो। ये होता है ज़िम्मेदार लीडरशिप में और आम लीडरशिप में डिफरेंस। मैं समझता हूँ जो सैक्रिफाइस बेनज़ीर साहिबा ने दी, उनकी बेगम साहिबा ने, उनकी फैमिली ने दी, उसका कोई और एग्जाम्पल नहीं है। उनके हस्बैंड को भरी जवानी में 11 साल आपने जेल में रखा, दो राय नहीं है। बड़ी खुद उनकी अपनी मोहतरमा की जैसे शहादत हुई, वो बहुत बड़ी कुर्बानी है, उस पर दो राय नहीं है। लेकिन रास्ते बंद करना, ब्लॉक करना, जैसे मैंने पिंडी में देखा था कि आप लोगों ने पैदल गुजरने के लिए भी जगह नहीं थी छोड़ी। इज इट एक्सेप्टेबल? इट इज नॉट एक्सेप्टेबल। नदीम साहब, मैं बहैसियत सियासी कारकुन के समझता हूँ हर सियासी जमात का ये हक है कि वो लॉफुल तरीके से प्रोटेस्ट करे। किसी को कानून को अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं देनी चाहिए और हुकूमत को भी इस तरह के इम्पेडिमेंट्स क्रिएट नहीं करने चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई है ना, इतनी पोलराइजेशन हो गई है कि हुकूमत कहती है हम इनको इजाज़त देते हैं, ये इजाज़त को वायलेट करते हैं। हुकूमत कहती है हमने NOC जिन कंडीशंस के ऊपर दी वो कंडीशंस को उन्होंने वायलेट किया। तो कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ हुकूमत को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए और PTI को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। मैं इस बात से इत्तफाक करूँगा कि प्रोटेस्ट आपका हक है, बट दैट शुड बी डन इन अ लॉफुल, लीगल, रिस्पेक्टेबल मैनर। बिलाल साहब,
आप उनको इजाज़त देते हैं मवेशी मंडी के अंदर, उनकी मेरे ख्याल है आप तज़हीक उड़ाने के लिए ना, और फिर साथ कहते हैं कि 3 से 6 बजे तक, जल्द से 3 से 6 बजे तक नहीं होता। ये क्लास थोड़ी है कि 3 घंटे का पीरियड है, पढ़ो और छुट्टी कर लो और मवेशी मंडी में जाओ और वहाँ से निकल के वापस चले जाओ। उससे पहले कंटेनर लगे होते हैं, कोई फलांग रहा होता है, कोई कंटेनर को धक्के दे रहा होता है। तो आप थोड़ा सा इसको ज़िंदगी को आसान भी कर सकते हैं, उनके साथ अंडरस्टैंडिंग कर लें, कुछ SOPs वज़ा कर लें और उनको करने दें। नदीम साहब, बात SOPs की है ही नहीं, बात है, आप मुझे बताइए, लाहौर के जलसे में GT रोड खुली थी, मोटरवे खुली थी, रिंग रोड खुली थी, जलसा नाकाम हुआ, इनको समझ नहीं है किस पे डालना है। अली अमीन गंडापुर ने आके वो ड्रामा किया, ड्रामा भी नहीं सिर्फ किया, पगड़ी पहन के क्लैशन कॉफे पकड़ के गाड़ियों के शीशे तोड़े। जो कुछ हुआ है वो क्या था? नहीं सर, मैं उस पर भी आता हूँ जी। गाड़ियों के शीशे तोड़े, पुलिस वालों पे तशद्दुद किया। उससे पहले इस्लामाबाद के जलसे पे आके आइन को गाली दी, खवातीन को गाली दी, सबको गाली दी। और इमरान खान साहब ने अगले दिन तालियां बजाई। जेल के अंदर से बयान आता है कि अली अमीन गंडापुर ने बिल्कुल सही कहा है और जो भी मेरी पार्टी से इसके लिए माजरत करता है वो पार्टी छोड़ के चला जाए। और ये इस कॉन्टेक्स्ट में था जब गौहर खान ने खड़े होकर असेंबली के फ्लोर पे माजरत की थी सहाफ़ियों से, जब उनका वॉकआउट हुआ था। अब आप उसके बाद लाहौर का जलसे की मैंने आपको मिसाल दे दी। अब देखिए, रावलपिंडी के एहतजाज से पहले उन्होंने खुद जलसा ना करने का फैसला किया, इनने कोई इंतजामिया से परमिशन भी नहीं मांगी। और इस कॉन्टेक्स्ट में इस्लामाबाद के जलसे और लाहौर के जलसे में अली अमीन गंडापुर की तोड़ फोड़ रियासती मशीनरी इस्तेमाल करते हुए, उसके बाद अली अमीन गंडापुर की आपने देखा धमकियां थी, 3-4 दिन से चल रही थी कि मैं जाऊंगा, देखता हूं कौन रोकता है, हम करेंगे जो करना है। वो उस दिन क्रेने लेके आए, पूरी रियासती मशीनरी साथ लेके आए, पुलिस लेके आए, गुलेले लेके आए, टेयर गैस लेके आए। तो आप मुझे बताइए, एक शख्स रोजाना गाली भी निकाल रहा है, धमकी भी दे रहा है, लाहौर में तोड़फोड़ भी कर रहा है और कह रहा है मैं आके ये सब कुछ करूंगा, तो पुलिस क्या करे? उसको फूलों से उसका इस्तकबाल करे और रास्ते खोल दे। तो देखिए, पंजाब की हुकूमत की जिम्मेदारी है। बुरहान पे क्या हुआ? नहीं, देखिए, पुलिस की बिल्कुल जिम्मेदारी है कि उन्होंने अपने शहरियों को भी प्रोटेक्ट करना है। इस तरह के रोका अली अमीन को जी नहीं, देखिए बिल्कुल वहां पे देखिए उन्होंने जो कंटेनर लगा के इस तरह के अनासिर को और इस तरह के लोगों को, मतलब वो किस तरह का अनासिर है वो? जी देखिए, आपने आज जुबान सुनाई, ये तो तहरीके तालिबान वाली जुबान थी। नहीं, चीफ मिनिस्टर ऑफ केपीके हु इज थ्रेटनिंग कि मैं आके ये करूंगा जिस तरह मैंने 4 दिन पहले किया था। नहीं तो उसको रोकेंगे? तो रोका आपने बुरहान में, यही तो हुआ। देखिए, जब कोई बंदा कहेगा कि मैं आके बदमाशी करूंगा, मैं बदमाश हूं, मेरा ये TOR है, इमरान खान ने मुझे ये जिम्मेदारी दी हुई है, मेरी नौकरी फंस जाएगी, तो उस बंदे को रोकेंगे तो क्या करेंगे? उसको अली अमीन को गिरफ्तार करेंगे, गवर्नर राज मेरा ख्याल है जी बिल्कुल वही, बिल्कुल। और आम कोई शहरी होता है, आप नदीम साहब मुझे बताइए, आम शहरी ने गुफ्तगू की थी, गवर्नर राज की बात नहीं है। एक शहरी है जो आके बार बार कानून तोड़ रहा है, पुलिस वालों के ऊपर तशद्दुद कर रहा है, उसको बिल्कुल उस तरीके से ट्रीट करना चाहिए। क्या उसके साथ इम्तियाजी सलूक होना चाहिए? देखिए, शायद ये नौबत आ जाए, शायद आ जाए। बिल्कुल, अगर ये शख्स, देखिए वो कह रहे हैं मैं गोलियां बरसाऊंगा, तो क्या करें? उसको फूलों से उसका इस्तकबाल करें। हमारे पास एक और स्टेटमेंट है अली का, वो सुना दें तो फिर जहन से उसका जवाब लेते हैं। अमीन गंडापुर ने और क्या कहा? मैं चैलेंज करता हूँ, कोई भी जिले का कोई भी बंदा कह दे कि आज तक एक गाड़ी या तेल या ट्रांसपोर्ट हटा ली हो उसने। हाँ, मैं वज़ीर आला हूँ सूबे का, जब मैं मूव करूंगा तो मेरे रास्ते में अगर कोई रुकावट डालेगा तो उसके लिए अगर मेरे पास कोई मशीनरी है तो मैं डंके की चोट पे इस्तेमाल करूंगा, किसी का बाप भी मुझे नहीं रोक सकता। मेरी सिक्योरिटी, मेरे रास्ते में जो रुकावट है उसके लिए जो मेरी गवर्नमेंट की मशीनरी है वो मेरा रास्ता इसलिए साफ करेगी कि मैं अवाम का मुंतखब शुदा नुमाइंदा हूँ, इस वक्त इस सूबे का वज़ीर आला हूँ। ये पंजाब पुलिस को मैं दोबारा वार्निंग दे रहा हूँ। उस दिन तो मैंने छोड़ दिया तुम लोगों को, अपने वर्करों से मैंने छुड़वाया है और उसके लिए मुझे मेरे लोगों को बहुत ज्यादा तनकीद का सामना करना पड़ा है। अगली दफा अगर तुम हत्या चढ़ोगे, खुदा की कसम मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें लेके यहाँ पे आऊंगा और फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम अगर कानून को तोड़कर किसी पे जुल्म करोगे, जबर करोगे, किसी का गलत हुक्म मानोगे और उसके बाद तुम ये समझते हो कि तुम्हें पूछने वाला नहीं है, तो इसलिए कोई भी किसी का गलत हुक्म ना माने। जैन, जो तर्ज सियासत है, हम एक बड़े तसादुम का सामना करने के लिए बिल्कुल उसके धाने पे बैठे हुए हैं। हेड ऑन कुलियन जिसको कहते हैं ना, हेड ऑन कुलियन की तरफ जा रहे हैं हम, किसी भी वक्त हो जाना है, जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम, आ जाए कि कल है वो हो जाना है। क्या हम इसको अवॉइड नहीं कर सकते, या हम एक बहुत बड़े नुकसान को पहले भुगतेंगे फिर उससे निकलने का रास्ता ढूंढेंगे? मलिक साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तफाक करता हूँ। एक बिल्कुल हेड ऑन कोलिजन की तरफ जा रही हैं और इधर नहीं जाना चाहिए। हुकूमत को होश के नाखून लेने चाहिए और इनको इस किस्म के होचे हथकंडे नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। बिलाल कैनी साहब फरमा रहे हैं कि जी लाहौर में इनका जलसा जो है वो फेल हो गया क्योंकि GT रोड भी खुली थी, मोटर भी खड़ी थी। खुदारा
वो खुदा का खौफ करें बिलाल भाई, बिल्कुल सड़कें बंद थी, बिल्कुल कंटेनर लगे हुए थे, बिल्कुल जुर्म और फस्तायत थी, बिल्कुल पंजाब पुलिस वहाँ पे गुंडे बनी हुई थी, कौन सी सड़कें खुली हुई थी सर? दूसरी बात है कि पगड़ी पहन के, क्या पगड़ी पहनना भी अब गुनाह हो गया है? AK-47 लेके आए, किधर AK-47 वाली अमीर की क्या तोड़ फोड़ हुई? एक उसने ट्रक का शीशा तोड़ा, वो भी इसलिए क्योंकि आप लोग सड़क को ट्रक से बंद करके चले गए, वो भी बेलचे से तोड़ा। AK-47 कहीं पे नहीं थी, नहीं तोड़ना चाहिए था, मैं उस चीज को भी कहता हूं नहीं करना चाहिए था, बट आपने उस चीज को बढ़ा चढ़ा के जी टेयर गैस लेके आए थे। वेयर इज योर फुटेज, वेयर इज योर एविडेंस? ये 9 मई से हम आप लोगों से सुन रहे हैं कि ये दहशतगर्द जमात है, ये करती है, वो करती है, हम आपसे कोई फुटेज मांगते हैं वो आपको मिलती नहीं है। तकरीर की उसकी एक एक लाइन आपके पास है, लेकिन तसादुम से बचा जा सकता है या तसादुम एक डन डील है, होना ही होना है, कोई फुटेज आपके पास नहीं है। दूसरी बात सर, मुर्तज़ा वहाब साहब ने बात की, उस पर मैं अपना कमेंट करना बड़ा जरूर समझूंगा। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने यकीनन बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस मुल्क में जमहूरियत के लिए, और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने कहा डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ही जमात और उन्हीं के साहिबजादे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज उसी डेमोक्रेसी को रोंदने में, तबाह करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं इस 26वीं आईनी तरमीम के अंदर। दूसरी बात ये कहते हैं कि जलाओ घराव, इमरान खान साहब ने कभी भी जलाओ घराव की बात नहीं की। इमरान खान साहब ने हमेशा आइन और कानून के दायरे में रहते हुए बात की है। उन्होंने हमेशा कहा है कि हमने आइन और कानून के दायरे में रहते हुए अपना काम करना। 4 अक्टूबर को अगर आप डी चौक में प्रोटेस्ट करने आएंगे तो ये तसादुम का रास्ता है जहन, आप इसको अवॉइड कर रहे हैं क्वेश्चन को, लेकिन ये सीधा सीधा टकराव का रास्ता है। मलिक साहब अर्ज ये है, क्या हम पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा डी चौक में आ रहे हैं? क्या डी चौक में पहले कभी कोई एहतजाज? आप ही ने बेसिकली रिवायत डाली है, ये रिवायत आप ही ने डाली है, आपको इसको रजिस्टर करवा लेना चाहिए। रिवायत अगर हमने डाली है तो फिर रिवायत ये भी हमने डाली है कि डी चौक में 126 दिन का हमने धरना किया था और बिल्कुल पुरअमन धरना था, कुछ भी उसके अंदर नहीं हुआ। तो ये जो टकराव है ये पता नहीं सियासत के लिए अच्छी खबर है या बुरी खबर है। आमतौर पर एहतजाज पीसफुल हो तो वो ठीक रहते हैं, काबिल कबूल रहते हैं, लेकिन यहाँ सीधा सीधा टकराव है। 4 अक्टूबर को अगर डी चौक में PTI एहतजाज करती है तो उसका एंड क्या है? मुझे तो थोड़ा सा मामला टेढ़े होते नजर आ रहे हैं। अच्छा चले मलिक साहब, इसको टेस्ट केस सिनेरियो बना ले, सिनेरियो मलिक साहब इसको बना ले। 4 अक्टूबर को PTI डी चौक में अगर PTI पुरअमन एहतजाज करके चली जाती है फिर तो बिलाल साहब राजी हो जाएंगे। जी मुर्तज़ा साहब, देखिए नदीम साहब, मैं ये समझता हूँ कि टकराव का कभी भी फ़ायदा नहीं होता। टकराव का नतीजा जो है, कोलिजन का नतीजा टूट फूट है, और कभी भी किसी भी जमहूरी हुकूमत के लिए, किसी मुल्क के लिए ये चीज़ अच्छी नहीं है। सियासतदानों को साथ बैठकर मामलात को हल करने की ज़रूरत है, फरागदिली का मुजाहरा दिखाने की ज़रूरत है, और अपनी अना और ईगो से बाहर निकलने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि एक शख्स जो है वो पूरी रियासत के ऊपर इस वक्त भारी होने की कोशिश कर रहा है। मतलब PTI इज़ नॉट पाकिस्तान तहरीक इमरान, इट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। मेरी गुजारिश ये है कि आप साथ बैठें, जो मसाइल हैं उसको एड्रेस करने की कोशिश करें, लेकिन एक शख्स जो है अगर वो हर चीज़ को जेपटाइज़ करने की कोशिश करेगा, लोगों को इनकरेज करेगा, उनको तक़वियत देगा, हाँ कानून को तोड़ो। मतलब मुझे हैरत है कि जैन लाइव टेलीविज़न पे कह रहे हैं कि हाँ उसने शीशा तोड़ा, मैं इसको डिफेंड नहीं कर रहा, लेकिन उसको शीशा इसलिए तोड़ना पड़ा। अगर सूबे का चीफ़ एग्जीक्यूटिव जो है वो इस तरह की चीज़ें करेगा, मैं बताऊं, अगर मुराद अली शाह ने, हमने बड़ा बुरा टाइम देखा जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, हमारे ऊपर नैब के केसेस फाइल हुए। हर महीने चीफ मिनिस्टर सिंध जो है वो जहाज़ पकड़ के इस्लामाबाद जाता था अपनी पेशी को फेस करने के लिए। हमने कभी इस तरह की बात नहीं की। आसिफ जरदारी साहब को गिरफ़्तार करने के लिए आए, फरियाल टालपुर साहिबा को गिरफ़्तार करने के लिए आए, किसी ने कानून अपना हाथ में नहीं लिया, आसिफ जरदारी साहब ने अपनी गिरफ़्तारी दी। मैं ये समझता हूँ ये जो बार बार डिलिबरेटली टकराव कराने की कोशिश की जा रही है खान साहब की जानिब से कि मैं नहीं तो कुछ नहीं, मैं समझता हूँ ये गैर मुनासिब चीज़ है। एंड वी मस्ट अंडरस्टैंड कि एक शख्स की ज़ात हमारे पाकिस्तान से बढ़कर नहीं है। क्लोजिंग रिमार्क बिलाल ज़कियानी साहब, तसादुम से बचा जा सकता है अगर सियासतदारी और मफाहमत हो, उसकी गुंजाइश नहीं साहब। देखिए बात ये, देखिए ये रोज़ाना ना अब ये तमाशा इमरान खान, अली अमीन गंडापुर, ये रोज़ाना का इंतशार, ये रोज़ाना की इंस्टेबिलिटी की कोशिशें, अब दिस इज़ एग्जॉस्टिंग
फॉर एवरीवन। देखिए अब आपने देखा कि अक़वाम मुत्तहिदा में शहबाज शरीफ साहब का एक बड़ा मौसर एक वहाँ पे खिताब हुआ, इकॉनमी अब हमारी किसी ट्रैक पे आई है, IMF का प्रोग्राम का बोर्ड अप्रूवल हुआ है, पंजाब हुकूमत हमारे गवर्नेंस के दीगर इशूज़ को एड्रेस कर रही है। मैं अमीली मीन गंडापुर साहब से मैं इल्तजा करता हूँ आपके प्लेटफॉर्म से कि यार दहशतगर्दी की लहर फैली हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, गुज़िश्ता रोज़ भी बंदू में हमला हुआ है, आप उस तरफ तवज्जो दें, आप इसके ऊपर मुकाबला करें, आप सिंध हुकूमत पंजाब हुकूमत के साथ मवाजने करें कि हम एजुकेशन हेल्थ के लिए क्या कर रहे हैं। खुदारा आप खुद भी और अडियाला में बैठे भी उस शख्स को भी ये बात समझाएं कि ये तरीका है अगर आप वाकई में मुल्क के साथ मुखलिस हैं, वरना हम बिल्कुल यही मानेंगे कि आप 9 में वाले हैं और आप रोज़ाना ये साबित करते हैं। मगर बात यह कि इनका इंतजार नहीं कर सकते अब हम, और रोज़ाना इनको पैंडर और इनको एड्रेस करना, इनके जवाब देना। देखिए मुल्क के और बड़े मसाइल हैं, हमारे बड़े पेचीदा चैलेंजेस हैं, हम उन्हीं की तरफ फोकस करेंगे और चाहे ये इनको पसंद हो या ना पसंद हो, हम अपना काम जारी रखें। बिलाल अज़हर कियानी साहब, ज़ैन कुरैशी साहब, मुर्तज़ा वहाब साहब, आप सबका बहुत इतना ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।